हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीटफ्लिक्स एकेडमी। तो चलिए दोस्त, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज का चैप्टर आपको बहुत लाजवाब लगने वाला है क्योंकि अब इस चैप्टर के इजी पार्ट शुरू हो चुके हैं। इजी पार्ट, हाँ बहुत इजी पार्ट। जितना भी मुश्किल पार्ट था इस चैप्टर का वो पिछले लेक्चर्स में कवर हो चुका है। अब जो पार्ट है वो बहुत ईजी पार्ट होने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का टॉपिक अपना। आज का टॉपिक जो पहला टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। भाई आज का ये टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मज़ा आएगा आप लोगों को। इसके बाद एक और टॉपिक है, डोंट वरी, आज के लेक्चर में एक नहीं और भी टॉपिक्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर बचेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा भैया। कैसा लगा? चलो भाई, अब तक हम लोगों ने देख लिया कि मेल गैमेट कैसे बनता है, ऐसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। उसके बाद फीमेल गैमेट कैसे बनती है, उसे बोलते हैं oogenesis, राइट। अब क्या हुआ, मेल ने स्पर्म बना लिए, फीमेल ने एग बना लिया। अभी ये दोनों मिलेंगे, है ना, इन दोनों में प्यार होगा। जैसे प्यार होगा ये दोनों आपस में मिलेंगे। अरे जब तक मिलेंगे नहीं तो घर में खुशखबरी कैसे आएगी, है ना। तो क्या हुआ, अब स्पर्म्स और ओवम, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन तो गए हैं, लेकिन इनको मिलना भी तो है। तो ये मिलेंगे, जब ये मिलते हैं, इस मिलने को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन ही समझाने जा रहा हूं मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बोर्ड पर। तो कृपया करके सुनते रहिए, अपने कान खोल के रखिए। खोल के मतलब स्क्रू ड्राइवर से शुरू मत हो जाना, ठीक है। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या, जब एक लड़का एक लड़की से मिला, जब एक लड़का एक लड़की से मिला, दोनों में प्यार हुआ, दोनों की शादी हुई और उसके बाद इन लोगों के बीच में एक प्रोसेस हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कोइशन या कोइटस बोलूँ या मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोइटस बोलूँ या मैं आपको बोलूँ इनके बीच में हुआ सेक्स, या मैं बोलूँ इनके बीच में हुआ कोपुलेशन। अरे एक ही बात है, क्या है? एक ही बात है। इन दोनों में प्यार हुआ और इन दोनों के मिलने के बाद इनके बीच में हुआ कोइटस, या मैं बोलूँ सेक्स या मैं बोलूँ कोपुलेशन, ठीक है। जैसे ही हुआ तो मेल के पास एक पेनिस होता है, मेल के पेनिस ने सिक्रीट किया क्या? सीमन। मेल के पेनिस ने क्या सिक्रीट किया? सीमन। और ये सीमन गया किसमें? फीमेल के वेजाइना में, फीमेल के वेजाइना में। तो जब सीमन ट्रांसफ़र होता है मेल से कहाँ? वेजाइना में, है ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब बालकों, इन मतलब इनसाइड किसके? वेजाइना के अंदर। सेमिनेशन मतलब सीमन वेजाइना के अंदर गया है, ठीक है। अब ये सीमन जब वेजाइना के अंदर गया, ये वेजाइना के बाद जाके अंदर जाके इसके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, है ना, सीमन स्पर्म नहीं है, सीमन के अंदर स्पर्म है, ये बात सच्चाई है, ठीक है। ये मैं आपको बहुत दर्द हुआ, ओहो दाना आ गया लगता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, हुआ क्या फिर आगे सुनो। ये स्पर्म वेजाइना पे पहुंचे, वेजाइना से कहाँ पहुंचेंगे? सर्विक्स में जाएंगे, सर्विक्स के बाद स्विम करते करते यूट्रस में, और यूट्रस के बाद स्विम करते करते ये फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पे जाके रुक जाएंगे और इंतजार करेंगे फीमेल गैमेट का, अगर फीमेल गैमेट सही टाइम पे आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, है ना। अभी मान लो कि स्पर्म तो पहुंच गया एम्पुला पे, लेकिन फीमेल का गैमेट यानी एग या ओवम आया नहीं, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं होगी, है ना। अब मान लो उल्टा कर दो, यही अब एग या ओवम, एग आ गया फीमेल का एम्पुला पे, लेकिन इस बार स्पर्म नहीं आए, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं भाई, दोनों का साइमल्टेनियसली आना बहुत ज़रूरी है, और ये टाइम हम कैसे पता लगाएंगे सर कि कब ये परफेक्ट टाइम होता है ना। ये परफेक्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। अभी इतना जान लो कि एक साइमल्टेनियसली इन दोनों को आना चाहिए, इसलिए हर कोपुलेशन या हर सेक्स फर्टिलाइजेशन में चेंज नहीं होती, समझ रहे हो। जरूरी नहीं फर्टिलाइजेशन होगा तो बच्चों प्रेगनेंसी होगी, समझ रहे हो। हर सेक्स प्रेगनेंसी में चेंज नहीं होता, इवन दो स्पर्म अंदर चले गए, एम्पुला तक पहुंच गए, तब भी जरूरी नहीं है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट होगी,
रीजन आपको मिल गया कि उन दोनों का सेम टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे आई कि नहीं बात समझ में? और सेम टाइम पे पहुंचेंगे कब, कैसे हिसाब लगाएं इस चीज का, ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ सुनना, अब क्या हुआ, एक इमेजिन करो ये दोनों एक साथ पहुंच गए। इमेजिन करो अब की बारी दोनों, मेरे को तो फर्टिलाइजेशन पढ़ाना है ना, तो मैं तो एक साथ पहुंचाऊंगा इनको। मान लो अभी एक साथ पहुंच गए, अब ये दोनों एक साथ पहुंच गए। इमेजिन करो एक अबला नारी, मतलब एक एग, और उसके आसपास बहुत सारे मर्द, यानी स्पर्म से स्पर्म्स उसको घेरे खड़े हैं। समझ रहे हो? क्योंकि हम तो मेल्स तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म सेल्स देता है, लेकिन इतने सारे फर्टिलाइज थोड़ी होंगे उससे, सिर्फ एक फर्टिलाइज होगा, सिर्फ एक क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। क्यों एक फर्टिलाइज होगा, ऐसा क्या कारण है सर? सारे क्यों नहीं हो सकते? पहुंचे तो बहुत सारे हैं, तो ऐसा क्या होता है कि सिर्फ एक ही होता है? तो इमेजिन करवाने के लिए मैं यहां पे आपको बना रहा हूं एक डायग्राम। क्या बना रहा हूं? एक डायग्राम। देखो बच्चों, डायग्राम में देखो, ये है एक ओवम या एग, मैं ओवम लिख रहा हूं, ये आपका क्या है, एक ओवम। ओवम के बाद क्या हुआ, ये ओवम की, ये एग की क्या है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, में पीएम लिख रहा हूं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट थोड़े सा बाहर तक एक स्पेस होती है, यहां पे थोड़ी सी क्या होती है बच्चों, एक स्पेस होती है, और इस स्पेस को हम लोग कहते हैं, वेरी गुड, प्रीविटिलिन इचपेज, प्रीविटिलिन इचपेज यानी स्पेस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद सुनना भाई, बहुत बड़े तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद एक बाहर इसके एक लेयर होती है, इस लेयर का नाम होता है बच्चों जोना पेलुसिडा। इस लेयर का नाम क्या है, जोना पेलुसिडा। बात यहीं तक खत्म नहीं होती। जोना पेलुसिडा के बारे में आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूं, झूठ मत बोलो, ठीक है। तो जोना पेलुसिडा, इसके बाहर भी एक सेल की लेयर होती है, इसके बाहर भी एक सेल्स की लेयर होती है। उन सेल को बोलते हैं बच्चों हम लोग कोरोना रेडिएटा। ये यहाँ पे जगह नहीं इसलिए बना रहा, यहाँ बना रहा हूँ। इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और इसको चारों तरफ से घेर के खड़े हैं कौन, बहुत सारे स्पर्म्स। बहुत सारे क्या, स्पर्म्स तो यार फर्टिलाइज करने आए हैं ना, स्पर्म्स तो क्या करने आए हैं, फर्टिलाइज करने आए हैं कि हमें एक मौका मिल जाए तो हम फर्टिलाइज हो जाए हमें एक मौका मिल जाए, हम फर्टिलाइज हो जाएं। स्पर्म का तो यही रोल है, स्पर्म तो आया है फर्टिलाइज होने के लिए। सुनना, स्पर्म आया, ये सब यहाँ तक, ये एग का साइटोप्लाज्म है, ये हिस्सा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये स्पर्म क्या करता है, स्पर्म यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहता है, स्पर्म यहाँ से यहाँ तक पहुँचना चाहता है। तो स्पर्म क्या करेगा, सबसे पहले इस कोरोना रेडिएटा को तोड़ने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को तोड़ना शुरू करेगा। बच्चों ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा कैसे, आपको पता है, स्पर्म के हेड पे एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। क्या बोलते हैं, एक्रोजोम। ये एक्रोजोम बच्चों कुछ चीजें रिलीज करता है। क्या करता है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है जो इन कोरोना रेडिएटा सेल्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन सेल्स का नाम क्या है, कोरोना पेनिट्रेटिंग, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये चीज, एंजाइम का नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ने की कोशिश करता है। सिर्फ एक नहीं, ये सारे स्पर्म कोशिश कर रहे हैं कोरोना रेडिएटा को तोड़ने का। इनमें से कोई एक स्पर्म जो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को तोड़ देगा, है ना, वो किसके टच में आ जाएगा, वो आ जाएगा इस जोना पेलुसिडा लेयर की टच में आ जाएगा। तो जब कोई एक स्पर्म जोना पेलुसिडा की टच में आ गया, जैसे ही वो आ गया, है ना, जैसे मान लो ये वाला जीतेगा, ये वाला, इसने सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर दिया और ये स्पर्म पहुंच गया कहाँ, यहाँ पे। जैसे ही इसके हेड पार्ट ने यहाँ पे टच किया तो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन अपनी शेप, अपनी जो चीज़ें हैं, पूरी मेम्ब्रेन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो चेंज क्यों हुई है, वो चेंज इसलिए हुई है ताकि बाकी के स्पर्म्स यहाँ पहुँचे तो उनको इसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत आए। इसका मतलब जैसे कोई एक स्पर्म, इनमें से कोई एक स्पर्म इस मेम्ब्रेन पे पहुंच गया तो इसके अंदर बाकी इस पूरी मेम्ब्रेन में क्या आते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, ताकि कोई और स्पर्म्स अंदर एंट्री ना ले पाए। मतलब इसने क्या किया, बाकी स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर दिया।
बाकी स्पर्म्स की एंट्री को क्या कर दिया बच्चों, ब्लॉक कर दिया, ताकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर पाए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई एक स्पर्म जैसी जोना पेलोसिडा पे टच हुआ, उसने बाकी पूरी मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन या पूरी मेम्ब्रेन को चेंज कर दिया, और वो चेंज इसलिए किया ताकि एक टाइम पे एक स्पर्म आए, क्योंकि बाकी स्पर्म की एंट्रीज अब यहाँ पे ब्लॉक हो गई। ब्लॉक क्यों हो गई? क्योंकि अब इसने अपना नेचर चेंज कर लिया ना इस मेम्ब्रेन में। अब जो तोड़ने, इस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए वो इन स्पर्म के पास है ही नहीं, वो तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये स्पर्म जीता, इसने जोना पेलोसिडा को भी पेनिट्रेट किया और इसने यहाँ पे अपना दे दिया न्यूक्लियस पार्ट। देखो स्पर्म का सिर्फ हेड और नेक पार्ट तक ही अंदर जाता है, उसके बाद जो मिडल पीस और टेल पार्ट है वो बाहर ही छूट जाता है। ठीक है, तो इसके हेड पार्ट में ऑफकोर्स सी बात है न्यूक्लियस भी पाया जाता है। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस जैसे ही मिलते हैं आपस में, ये लोग क्या कर लेते हैं, फर्टिलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों, फर्टिलाइज कर लेते हैं। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? अब सुनना क्या हुआ, अरे अब सुनना क्या हुआ बच्चों, सुनो अब क्या हुआ। इधर देखो, अरे यार आपको मालूम होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी oocyte, याद है ये जो बाहर आया एक्चुअली में, ये स्टार्टिंग में सेकेंडरी oocyte ही होता है। सेकेंडरी oocyte अपने म्योटिक 2 के मेटाफेज 2 पे अटका रहता है, याद है मैंने आपको बताया था। सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेट हुआ, उसके आसपास सारे स्पर्म आ गए, है ना, और सेकेंडरी oocyte हमेशा किस पे अटका रहता है, अरे बता दो यार, सेकेंडरी oocyte हमेशा अटका होता है म्योटिक 2 के मेटाफेज 2 पे अटका होता है। मैंने आपको बताया था जब इससे स्पर्म मिलने आएंगे, अगर इससे स्पर्म मिलने आए तो ही सेकेंडरी oocyte की म्योटिक 2 पूरी होती है और वो चेंज होता है ओवम या एग के अंदर, है ना। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बनती है जिसे बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बोलते हैं, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। मतलब म्योटिक 2 जो होती है वो एक तरीके से अनइक्वल हुई, एक तो बहुत बड़ा सेल बन गया, एक तो बहुत बड़ा सेल बन गया जिसे मैं बोल रहा हूँ एग या ओवम, है ना, और जो दूसरा सेल होता है वो बहुत ही छोटा सेल होता है बच्चों, से क्या बोलते हैं, सेकेंड बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। इस सेकेंड पोलर बॉडी में इतना कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म है, इतना कम अमाउंट में न्यूट्रिशन है कि ये खुद डीजनरेट कर जाता है। क्या कर जाता है बच्चों, डीजनरेट कर जाता है, समझ रहे हो। और जो बाकी बचा ओवम या एग, वो अब यहाँ पे आपको ये सीन दिख रहा है कि अब ये चेंज हो गया किसमें, ओवम में। अगर मैं आपको और बेहतरीन तरीके से समझाऊं तो ये अभी एग नहीं, ये ओवम नहीं, ये अभी क्या है, ये अभी सेकेंडरी oocyte है। ये अभी क्या है, सेकेंडरी oocyte है। जब ये स्पर्म इससे मिलने आए, है ना, जब इनके बीच में ये स्पर्म आए, ये स्पर्म जैसे इस जोना पेलोसिडा से मिले, तो इन स्पर्म के पास एक चीज़ थी जिसे बोलते हैं एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। क्या था, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर। अरे समझ लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर था। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी oocyte अपने म्योटिक 2 के मेटाफेज 2 पे रुका हुआ था, तो इसको इस स्पर्म ने एक एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर दिया, जिसकी वजह से इसने अपना म्योटिक 2 कंप्लीट किया, है ना, मतलब मेटाफेज 2 कंप्लीट किया, फिर एनाफेज 2, फिर टीलोफेज 2, और ये चेंज हो गया अब किसके अंदर, एग में, या मैं बोलूँ ओवम में। और इसके साथ साथ एक बहुत ही छोटी सी पोलर बॉडी बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड पोलर बॉडी। तो ये जो म्योटिक डिवीजन पूरी कंप्लीट हुई है, क्या ये इक्वल है या अनइक्वल है? अरे म्योटिक 2 से 2 सेल बनने चाहिए थे, अगर ये दोनों सेम साइज के बनते तो इक्वल थी। ये दोनों सेम साइज के हैं क्या, नहीं, एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा, इसलिए इसको बोलते हैं ये अनइक्वल टाइप की होती है। क्या होती है बालको, अनइक्वल टाइप की ये डिवीजन होती है। और जैसे ये दोनों मिले आपस में, इनका न्यूक्लियस और इनका न्यूक्लियस, एग और स्पर्म का न्यूक्लियस मिला, एक हमें डिप्लॉइड जाइगोट बनने मिलता है। क्या मिलता है, डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। अरे बोलो, नहीं आई बात समझ में, खत्म कहानी। दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन के बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो जब स्पर्म इससे आखिरी में जाके मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, अब जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है, अरे सोचो, मेल से एन आया और फीमेल से भी हैप्लॉइड आया, हैप्लॉइड मिलके क्या बनाएगा, डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड क्या है हमारा, जाइगोट। क्या है, जाइगोट। एक जाइगोट बन गया बच्चों, फर्टिलाइजेशन खत्म। चलो मिटा दूं क्या,
मिटा दूं क्या? 3 2 1 चलो मिटा रहा हूं, चलो भाई मिटा रहा हूं। अब क्या है, अब एनसीईआरटी के अंदर बच्चों बता रखा है कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। क्या बता रखा है? सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन मैं आपको पहले ही अपने लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को नहीं बताऊंगा, है ना। आप जाके देखना, मैं आपको पहले ही वहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, और यही सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग मेनली उधर भी पढ़ेंगे, क्या नाम है, जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसी लेक्चरों में मैंने आपको हिंट दे रखी है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, कहने का मतलब क्या, जाइगोट तो बन गया, जाइगोट तो बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड। मान लो ये एक जाइगोट है, ये क्या है? जाइगोट है। अब ये जाइगोट का जो सेल है, अरे जाइगोट पे तो एक ही सेल होगा, अब ये सेल क्या होते हैं, डिवाइड होना शुरू होते हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों वो इम्प्लांटेशन है। ठीक है, इम्प्लांटेशन शुरू हो गया, फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है क्या यार, तू मोटी बुद्धि हो एकदम, है मोटी बुद्धि हो नहीं ना। चलो इधर देखो, जाइगोट बना, ये रहा जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, ये जो सेल है ये सेल डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। एक सेल, एक का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, और ऐसे करते करते ये सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, हर एक सेल को मैं कहता हूं ब्लास्टोमियर। हर एक सेल को मैं क्या कहता हूं? ब्लास्टोमियर। कहने का मतलब एक सेल है, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल 3 सेल में, मतलब 2 सेल 4 सेल में कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे करते करते ये सेल्स आपस में बढ़ते जा रहे हैं, डिवाइड करते जा रहे हैं, और हर एक सेल को मैं कहता हूं बच्चों ब्लास्टोमियर, है ना। तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, ऐसे ये डॉटर सेल्स ये आपस में बढ़ते चलेंगे, लगातार बढ़ते चलेंगे, ये डिवीजन होती चल रही है। ठीक है, तो ये 2, 4, 8, 16 जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, हर एक सेल को मैं कहता हूं ब्लास्टोमियर। हर एक सेल को मैं क्या कहता हूं? ब्लास्टोमियर। जब 8 से 16 सेल्स, या मैं बोलूं ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं, है ना, मतलब 8 से 16 सेल्स या ब्लास्टोमियर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोगों ने एक नाम दे दिया बच्चों, उसको बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला। अरे है कि नहीं बस समझ में? देखिए हर एक जाइगोट बना, अब जाइगोट डिवाइड कर रहा है, जाइगोट अपने डॉटर सेल्स बना रहा है, 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, हर एक सेल को मैं ब्लास्टोमियर कहता हूं। तो जब इन ब्लास्टोमियर यानी सेल्स की गिनती 8 से 16 के बीच में आएगी, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोरुला कहेंगे। अरे है कि नहीं बस क्या कहेंगे बच्चों? मोरुला कहेंगे। अभी देखो जाइगोट बन गया है, जाइगोट कहाँ बना है? एम्प्यूला पे। अरे बोलो एम्प्यूला पे क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वहीं पे फर्टिलाइजेशन हुई है। क्या हुई है? वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन हुई है। अब ये फर्टिलाइजेशन होकर जो जाइगोट बन गया, अब ये धीरे धीरे बच्चों मूव करने लगता है, आगे की तरफ आने लगता है, टूवर्ड्स इनफंडिबुलम नहीं, टूवर्ड्स इस्थमस, क्योंकि अब उसको कहाँ जाना है? यूट्रस में जाना है। कहाँ जाना है? यूट्रस में जाना है, और वहाँ पे एंडोमेट्रियम में जाके इसको फंस जाना है। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फंस जाना है उसको। अब देखो हुआ क्या, जब 8 से 16 सेल स्टेज हो गई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोरुला बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोरुला बोल देते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे और भी सेल्स डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं। जैसे ये डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये अपने आप को एक तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये अपने आप को एक तरीके से अरेंज कर लेते हैं। किस तरीके से अरेंज करते हैं कि कुछ सेल्स हो जाते हैं इनके पेरीफेरी पे, कुछ सेल्स हो जाते हैं इनके बच्चों पेरीफेरी पे। ये आपको दिख रहा है, ये हो गया आपके क्या? पेरीफेरी पे ये आपके पहुंच गए ये सेल्स। ठीक है, और बाकी सेल्स होते हैं वो इनके यहाँ पे ऐसे गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। अंदर की तरफ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? गुच्छों में ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो? तो ये जो सेल्स है, जितने भी ब्लास्टोमियर्स, इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया। कुछ सेल्स पेरीफेरी पे आ गए और कुछ सेल्स ऐसे गुच्छा बना के ऊपर यहाँ पे इसके ऐसे करके टंग गए। ऐसा लग रहा है जैसे एक पेड़ के ऊपर क्या अंगूर लगे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि नहीं? तो यही हुआ कि ये ब्लास्टोमियर सेल्स, जो ब्लास्टोमियर्स थे या सेल्स थे बहुत सारे, उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। ठीक है, अपने आप को क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। बहुत सारे
पेरीफेरी पे आ गए और कुछ एक गुच्छा बना के यहाँ पे रुक गए। ये जो पेरीफेरी पे थे बच्चों, ये पेरीफेरी का जो होता है इन्हें बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफो। इन बाहर वाली सेल्स को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो अंदर गुच्छा है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ठीक है। एक्चुअली मैं आपको एक और बार बताऊं, ये 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 ये जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। ये भी एनसीईआरटी की एक लाइन ही है, मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, ये क्लीवेज हो रही है, ये 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। समझ रहे हो? अभी देखो ये ट्रोफोब्लास्ट और ये इनर सेल मास है ना। ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है और इनर सेल मास जो होता है, इनके अलग अलग फंक्शन है बच्चों। इनके क्या है? अलग अलग फंक्शंस है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और यही वो ब्लास्टोसिस्ट है जो जाके एंडोमेट्रियम में जाके फंसता है। एंडोमेट्रियम में जाके क्या होता है? फंसता है। मतलब अगर मैं बोलूं कौन सा स्ट्रक्चर यूट्रस में जाके अटकेगा? मोरुला नहीं, कौन सा? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये कहानी चलती है इसके अंदर। अभी और बता रहा हूं, सुनना। ये ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं, ये जाके एंडोमेट्रियम पे चिपक जाते हैं। ये क्या करते हैं? जाके एंडोमेट्रियम पे चिपक जाते हैं। ठीक है। और जो इनर सेल मास है, वो आगे जाके क्या बनाता है बच्चों? ऑर्गन्स बनाता है। क्या बनाता है? ऑर्गन्स, है ना। ये डिफरेंशिएट करता है, अपने आप को डिफरेंशिएट करता है और अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग चीज़ें बनाता है। कहीं हाथ बना रहा है, पैर बना रहा है, हार्ट बना रहा है, लंग्स बना रहा है। ये सब बनाने का काम किसका है? ये सब बनाने का काम है बच्चों इनर सेल मास का। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो। ठीक है, तो अब बताऊं, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट मैंने आपको बताया, ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये एंडोमेट्रियल की ये लाइनिंग है। मान लो ये एंडोमेट्रियल की एक लाइनिंग है। इस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जाके ये फंसना शुरू करता है। कहाँ शुरू करता है? फंसना शुरू। अरे एंडोमेट्रियम यूट्रस यानी बच्चादानी, है ना। पेट, माँ के पेट में नहीं पलता बच्चा, माँ के यूट्रस में पलता है बच्चा। तो ये यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग है। ये क्या है? एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के बिल्कुल नज़दीक आता है। बिल्कुल क्या आता है? नज़दीक आता है ना। और ये यहाँ पे आके चिपक जाता है। अगर मैं एक बात बताऊं, तुम लोगों को पूछूं कि इसके ट्रोफोब्लास्ट के और एंडोमेट्रियल लाइनिंग के बीच में क्या क्या दिख रहा है आपको? एक आपको दिख रहा होगा बच्चों मैटरनल ब्लड। यहाँ पे बहुत सारा क्या होगा? माँ का खून, मम्मी का ब्लड, है ना। बहुत सारा क्या होगा यहाँ पे? मैटरनल ब्लड होगा। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या होगा, है ना। और इसके अलावा होगा ये टिश्यूज़ होंगे यहाँ पे। किसके टिश्यूज़ होंगे? एंडोमेट्रियल के टिश्यू होंगे, है ना। एंडोमेट्रियम लाइनिंग के टिश्यूज़ भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अरे बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो। अरे बहुत सिंपल सा है यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर खास, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे फंसने की अब कोशिश कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? अब फंसने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी एंडोमेट्रियल के सेल्स होंगे वो फटाफट से डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे, और इसको पूरी तरीके से अपने अंदर समा देंगे। ये देखो पूरे तरीके से अंदर की तरफ फंसने लग गया। ये पूरे अपने अंदर की तरफ क्या लग गया? फंसने लग गया। अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? है ना। अब इतना समझ लो कि एक ब्लास्टोसिस्ट था जिसकी बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट, अंदर की लेयर इनर सेल मास। अंदर वाली लेयर तो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होके ऑर्गन्स बनाएगी, बहुत सारी चीज़ें बनाएंगी, है ना। और जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एंडोमेट्रियल में आके फंसेगा। ठीक है, वो एंडोमेट्रियल में आके जैसे ही फंसेगा, जो उन दोनों के बीच में एंडोमेट्रियल लाइनिंग और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में आपको क्या मिलेगा? एक माँ का खून मिलेगा और एंडोमेट्रियल के टिश्यूज़ मिलेंगे, है ना। ये आके फंस जाएगा और एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या करेगी? डिवाइड करना शुरू करेगी। डिवाइड कर लेगी और पूरे के पूरे सेल को, इस पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर एम्बेडेड कर लेगी। मतलब अपने अंदर पूरा का पूरा छुपा लेगी, एम्बेडेड कर लेगी। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसे क्या कहते हैं बालकों? इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। खत्म कहानी इम्प्लांटेशन की, खत्म कहानी इम्प्लांटेशन की। बहुत ईजी है यार, आज का लेक्चर दुनिया का सबसे ईजी लेक्चरों में से एक लेक्चर है।
कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ईजी सी बात बता रहा हूं। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हमने देख लिया इतनी देर में कि फर्टिलाइजेशन भी हो गया और इम्प्लांटेशन भी हो गया। अब बता रहा हूं मैं आपको प्रेगनेंसी कैसे होती है। क्या बता रहा हूं? प्रेगनेंसी का सीन बता रहा हूं, प्रेगनेंसी क्या होगा। ठीक है, अभी तक तो आपने देख लिया फर्टिलाइजेशन और साथ में इम्प्लांटेशन। ठीक है, कि कैसे जाके ये फंस गया। अब जो अगला टॉपिक है बच्चों, अगले जो 2 टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं, उसके टॉपिक के नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। हेडिंग मार लो, हेडिंग मार लो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बहुत मजेदार टॉपिक है ये भी। अरे सुन रहे हो? अरे भैया बहुत इजी टॉपिक है, सुन लो यार। मेरे ना इस हाथ में, उफ भैया तौलिया दे दो मुझे कोई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाँ उफ, चलो बच्चों हेडिंग मार लो, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये दिख नहीं रहा आप लोगों को लिखा हुआ, ऊपर चला गया थोड़ा सा। ठीक है, चलो भाई देखो, अभी आप लोगों ने समझा कि ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग और यहाँ पे एम्बेडेड हो गया कौन, हमारा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का ये वाले जो सेल्स थे बाहर वाले, इन्हें बोलते ट्रोफोब्लास्ट। ये इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, राइट है ना। और ये अंदर वाले सेल्स हैं, ये क्या है? इनर सेल मास, है ना। ये इनर सेल मास आगे जाके ऑर्गन्स बनाएंगे। और ये ट्रोफोब्लास्ट देखो, अब यहाँ पे एम्बेडेड मतलब यूट्राई एंडोमेट्रियम ने भी डिवाइड करना शुरू किया और इसको यहाँ पे ढक चुकी है। ये क्या कर चुकी है? ढक चुकी है। लेकिन देखो यार, अभी भी ना देखो, ये माँ का हिस्सा है एंडोमेट्रियल और ये बच्चे का हिस्सा है जिससे बच्चा बनेगा। अभी समझ रहे हो मेरी बात? इन दोनों में अभी कोई कनेक्शन नहीं है, अभी तो सिर्फ फंसा हुआ है ये। मतलब मान लो ये इसके अंदर ऐसे, लेकिन अभी इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन होने के लिए क्या करता है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट जो है बच्चों, ये ट्रोफोब्लास्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक विलाय। ये कोरियोनिक विलाय क्या करते हैं? एंडोमेट्रियल के साथ इंटरडिजिटेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटरडिजिटेशन मतलब लॉक, मतलब एक तरीके से एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। समझो, ये कोरियोनिक विलाय जो कि किसका पार्ट है? एक ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। ये जो है, ये एक चीज सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं, एक चीज बनाता है जिसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। ये कोरियोनिक विलाय जो होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं, ये इस एंडोमेट्रियम के साथ एक कनेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कनेक्शन बनाते हैं। एक बात बताओ, जब कोरियोनिक विलाय नहीं था, ये सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट था, तब भी इनके बीच में यूट्राइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड था ही था। अभी इसने कोरियोनिक विलाय बना लिया, है ना। इन लोगों के बीच में आपस में क्या हो गई? इंटरडिजिटेशन हो गई। इन दोनों ने अपने आप एक दूसरे को लॉक कर लिया, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब ये क्या हो गया? एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अभी भी इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में आज भी मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यू ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि नई चीज तो कोई आई नहीं है अब तक। समझ रहे हो? तो इनके बीच में अभी भी मैटरनल ब्लड और यूट्राइन टिश्यू ही प्रेजेंट होंगे। और ये जो आपस में कनेक्शन बनाया इन लोगों ने, इस कनेक्शन को बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटा। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? इस कनेक्शन को बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो कनेक्शन बना है यहाँ पे, इस कनेक्शन को बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा एक माँ को अपने बच्चे से कनेक्ट करता है और एक बच्चे को अपने माँ से कनेक्ट करता है। इस प्लेसेंटा का काम क्या है? बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। सिर्फ चीज़ें प्रोवाइड करना नहीं, इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है कि अगर कोई, जैसे फीटस, हमारा फीटस जिसे बोलते हैं, जो बच्चा पल रहा है अंदर पेट में, उसे फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ठीक है, या फिर उस फीटस के वेस्ट प्रोडक्ट्स या कार्बन डाइऑक्साइड, उनको बाहर निकालने का भी काम किसका है? प्लेसेंटा का ही काम है। तो प्लेसेंटा सिर्फ देता नहीं है, बच्चे से खराब चीजें लेता भी है। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा है, ये तो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से मान लो ये प्लेसेंटा है, ये क्या बन गया?
प्लेसेंटा, आपको पता है प्लेसेंटा कैसे बनता है? अरे बोलो, प्लेसेंटा बनता है कि ट्रोफोब्लास्ट की जो कोरोनिक विलाय है वो इंटरडिजिटेट कर जाती है किसके साथ, यानी कनेक्शन कर लेती है किसके साथ, एंडोमेट्रियल टिश्यू, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से निकल रहा होता है बच्चों क्या, अम्बिलिकल कोड, क्या निकल रही होती है ये, एक अम्बिलिकल कोड, और ये अम्बिलिकल कोड कनेक्ट होती है एक बच्चे के नाभि से, एक बच्चे के नाभि से ये कनेक्ट होती है। इसी के थ्रू प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही प्लेसेंटा बच्चे को न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और इसी के थ्रू ये बच्चे का वेस्ट प्रोडक्ट या कार्बन डाइऑक्साइड या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर भी निकालता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का एक काम तो ये हो गया। इसके अलावा प्लेसेंटा एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा अरे यार ये पेन खत्म हो गया। प्लेसेंटा एक्ट एज एन, चलो कोई नहीं, काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, एंडोक्राइन टिश्यू। यहाँ पे एंडोक्राइन टिश्यू आपको मालूम होना चाहिए, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, कोई भी टिश्यू अगर एंडोक्राइन है मतलब वो हार्मोन सिक्रीट करता है, कोई भी अगर वो एंडोक्राइन है तो वो क्या सिक्रीट करता है, हार्मोन। तो प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। उनमें से पहला एक है HPL, ये IPL का भाई है, HPL है ना, ऐसा नहीं है, ये हार्मोन का नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसके अलावा एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, दो हार्मोन हो गए। इसके अलावा बच्चों एस्ट्रोजन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन, इसके अलावा क्या, प्रोलैक्टिन। बच्चों प्रोलैक्टिन का काम क्या है, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क फॉर्मेशन करना। क्या काम होता है, मिल्क फॉर्मेशन करना। तो प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है। उनमें से हार्मोन का नाम है, देखो पहला HPL जिसे बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, दूसरा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। सीधी सी बात है, ये दोनों हार्मोन तभी सिक्रीट होंगे जब प्रेगनेंसी होगी। ऑफ कोर्स सी बात है, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो प्लेसेंटा कैसे बनेगा, और प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो ये हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होंगे। तो ये हार्मोन्स कब सिक्रीट होते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है। तो फीमेल बॉडी के अंदर ये तभी मिलेंगे आपको जब प्रेगनेंसी होगी। इवन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, है ना, उसके अंदर भी यही हार्मोन्स को देखा जाता है ना। इसके अलावा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ये सब हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेटर स्टेज में जो हमारी ओवरी होती है, लेटर स्टेज में जो हमारी क्या होती है, ओवरी होती है, वो भी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिन। क्या सिक्रीट करती है, रिलैक्सिन। भाई ये लेटर फेज में, प्रेगनेंसी के आखिरी टाइम में, आखिरी दिनों में ये रिलीज करती है क्या, रिलैक्सिन। कौन, ओवरी। क्यों करती है, अगले लेक्चर में बताऊंगा, समझ रहे हो क्यों करती है, अगले लेक्चर में जानेंगे। टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है बच्चों, टेंशन लेने वाली। ओवरी रिलैक्सिन हार्मोन क्यों सिक्रीट करती है, इसका रीजन बहुत प्यारा है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो ये हार्मोन तो प्लेसेंटा सिक्रीट करता ही करता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितने भी हार्मोन्स हैं मतलब जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं। मल्टीपल फोल्ड लिखती है एनसीईआरटी, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना अमाउंट में हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। कैसे हार्मोन, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, कोर्टिसोल, ये सब हार्मोन्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज किए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, है ना, और बच्चे की ग्रोथ यानी फीटस की ग्रोथ भी बढ़िया तरीके से चलती रहे, है ना। इसलिए माँ के जो ब्लड में जो ये मात्रा है इस हार्मोन्स की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एक बात समझ नहीं आती, सर सारे हार्मोन्स ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट क्यों हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट क्यों हो रहा है। सोचो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता क्या है, मुझे ये बताओ। मैंने अभी बोला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब का लेवल बढ़ता है, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों बढ़ रहा है,
सीधी बात है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखना। क्या काम होता है? एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखना। समझ रहे हो? तो हुआ क्या, मान लो ये एक ब्लास्टोसिस्ट आया है ना, ये इसके अंदर आके अटक गया और अब ये जाइगोट में बदल रहा है, और मान लो प्रोजेस्टेरोन लेवल की मात्रा कम है बॉडी के अंदर। जैसी प्रोजेस्टेरोन लेवल की मात्रा कम है तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड कर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, साथ साथ ये जाइगोट भी नीचे गिर जाएगा, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम ही क्या है? इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखना, है ना। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने वाला कौन? यही है, यही है, जी हाँ यही है। प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला कौन? यही वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को बच्चों मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में अब तक? अरे बोलो, अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। चलिए, आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो और भी इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको सारी की सारी पता लग गई ट्रोफोब्लास्ट के बारे में। अभी तक मैंने इनर सेल मास के बारे में चीज़ें नहीं बताई एक्स्ट्रा। मैंने सिर्फ ये बोला है कि इनर सेल मास आगे जाकर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगे, है ना। अब होता क्या एक्चुअली इनर सेल मास के अंदर, ये समझते हैं। इनर सेल मास के अंदर क्या होता है? इनर सेल मास अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लगती है। क्या करने लगती है? डिफ्रेंशिएट करने लगती है। यह आपने एनिमल किंगडम में जरूर पढ़ा होगा। और बनाती है ये एक बाहर की लेयर जिसे बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और एक बनाती है सबसे अंदर की लेयर जिसे हम बोलते हैं क्या? एंडोडर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? एंडोडर्म। ये दो तरीके की जर्म लेयर बनाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और बहुत जल्द इनके बीच में एक और लेयर आ जाती है, एक और सेल लेयर आ जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि एक्टोडर्म बनती है फिर मीजोडर्म बनती है फिर एंडोडर्म बनती है? आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? ऐसा क्यों बोला कि पहले एक्टो बनती है फिर एंडो बनती है फिर बीच में मीजो बनती है? क्योंकि यही कारण है, यही तरीका है इसका बनने का। सबसे पहले बाहर की लेयर बनती है, फिर अंदर की बनती है एंडोडर्म, और बीच में कुछ टाइम बाद एक लेयर और आती है जिसे बोलते हैं मीजोडर्म। ऐसा बनता है ये, समझ रहे हो। और अलग अलग टाइप के जो ऑर्गन्स है, कुछ चीज़ें एक्टोडर्म से बनेगी, कुछ चीज़ें मीजोडर्म से बनेगी और कुछ चीज़ें एंडोडर्म से बनेगी। और ऐसे करते करते एक पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग बनेगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो बोलो। ठीक है, तो इनर सेल मास अपने आप को लेयर्स में कन्वर्ट कर गई, है ना। और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, देन बीच में एक लेयर दिखती है, इसे क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। ठीक है, चलो और आगे समझते हैं। भाई एनसीईआरटी बोलती है इनर सेल मास के अंदर एक बहुत ही बढ़िया टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेम सेल्स। आजकल इन स्टेम सेल्स को बड़ा ही बचा के रखा जा रहा है। आजकल इन स्टेम सेल्स को बचा के रखा जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि स्टेम सेल्स के अंदर पावर है, स्टेम सेल्स के अंदर वो पावर है कि वो दोबारा से कोई भी ऑर्गन को दोबारा बना सकती है। स्टेम सेल्स में इतनी पावर है कि वो क्या बोलते हैं, कोई भी ऑर्गन को दोबारा बना सकती है ना। क्यों? ये कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चों? इनर सेल मास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो स्टेम सेल्स को आजकल प्रिजर्व किया जा रहा है। इवन ये प्लेसेंटा में भी होती है। जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है उसके अंदर से भी स्टेम सेल्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं को स्टोर करा जा रहा है आजकल, उनको स्टोर करके ये रखा जा रहा है कि कल को किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो इन स्टेम सेल से हम लोग वो चीज़ दोबारा जनरेट कर दें, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि स्टेम सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों खत्म होता टॉपिक प्रेगनेंसी का। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये तो बहुत ईजी है और इससे सवाल भी बड़े आते हैं। चलिए हेडिंग मार लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हेडिंग मार लीजिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और ये लास्ट होगा आज का। जोनी जोनी यस पापा, तुमने पी है? नो पापा। लास्ट होगा आज का। चलो भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया मजेदार टॉपिक है, सुनना। एम्ब्रियोनिक
डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बच्चों बच्चा जो बनता है अंदर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है वो 3 ट्राइमेस्टर में बांटी गई है ना, ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर में बांटी गई। एक ट्राइमेस्टर, एक को बोलते हैं देखो 3 मंथ, एक जो होता है वो होता है 3 मंथ का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर बोलते हैं। मतलब जो प्रेगनेंसी या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बांटा गया है वो 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया। कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया, 3 ट्राइमेस्टर। ट्राई मतलब 3, मेस्टर मतलब मंथ, मतलब एक ट्राइमेस्टर 3 मंथ का होगा, दूसरा ट्राइमेस्टर फिर 3 मंथ का, ठीक है, और ऐसे तीसरा ट्राइमेस्टर फिर से 3 मंथ का ही होगा। तो 3 3 3 कुल मिला के कितना हो गया बच्चों, 9 महीने। 9 महीने बच्चा जो होता है, बच्चे वो पेट में रहता है, माँ की कोख में रहता है, और फिर वो बनता है अंदर ही अंदर। क्या करता है, बनता है अंदर ही अंदर, ठीक है ना। तो 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया बच्चों, 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 3 ट्राइमेस्टर में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों, पहला ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, अगर मैं बोलूं फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब मैं बोलूं चाहे तो 3 मंथ बोलूं, चाहे मैं बोलूं 12 हफ्ते, 12 वीक्स। 3 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 3 महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 12 हफ्ते। तो एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का हो सकता है, या मैं इसको बोलूं 12 हफ्ते का हो सकता है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब होता क्या है, सुनना, होता क्या है, पहले वीक के अंदर, यहां लिख रहा हूं, एनसीईआरटी तो नहीं बताती, थोड़ी थोड़ी बातें बताती है एनसीईआरटी। पहले वीक के अंदर क्या होता है बच्चों, क्लीवेज कंप्लीट होती है। क्या होती है, क्लीवेज शुरू। क्लीवेज मतलब समझते हो ना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ये सेल्स को डिवाइड कर रहे थे, इन्हें क्लीवेज बोलते हैं। और 7th डे पे बच्चों इम्प्लांटेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये सब मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा बच्चों, ये सब मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पढ़ना ही एनसीईआरटी से है। ये रही एनसीईआरटी, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें। इससे बड़े सवाल आते हैं बच्चों, मजाक से हटके बहुत सवाल आते हैं। सुनना, ह्यूमन बींग्स के अंदर जब 1 महीना हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 महीना हो जाता है तो बच्चे का दिल बन जाता है। बच्चे का क्या बन जाता है, दिल बन जाता है। ये तो इंपॉर्टेंट था ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है, 3 महीने का पहला महीना बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है ना। 7 दिन बाद क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है। अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजेशन के 1 महीने बाद बच्चे का हार्ट, साथ साथ ब्लड वेसल्स भी बन जाती हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट साइन है, अगर आप जानना चाहो कि फीटस अंदर है कि नहीं है, तो पहला साइन ही यही होता है कि एक डॉक्टर बड़े ध्यान से स्टेथोस्कोप से लगा के सुनता है और उसको बहुत हल्की हल्की माइनर हार्ट की साउंड आती है, ठीक है ना। इसलिए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पहली बारी में जो बनता है, जो पहले महीने में बनता है, वो क्या होता है, वो हार्ट ही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय द हार्ट साउंड, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब दूसरा मंथ खत्म होते होते, पहले मंथ में क्या बन गया, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स बन गई। दूसरा महीना खत्म होते होते बच्चों लिम्स एंड डिजिट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट, मतलब हाथ पैर और उंगलियां ये बन जाती हैं बच्चे की। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, मतलब 1 महीना खत्म होने के बाद, ठीक है, तो सॉरी 1 ट्राइमेस्टर, 12 वीक्स बोला है ना, मतलब 1 ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम बन चुके होते हैं। मतलब लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया टाइप के ऑर्गन्स भी बन चुके होते हैं एक एम्ब्रियो के अंदर। फिर से बता रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद बच्चों इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद 1 महीने के अंतर्गत हार्ट और ब्लड वेसल्स बन जाती हैं। उसके बाद बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ खत्म होते होते बच्चे के लिम्स और डिजिट्स, मतलब हाथ पैर और उंगलियां बन जाते हैं। और पूरा 1 ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने खत्म होते होते मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स बॉडी के अंदर बन चुके होते हैं, जैसे लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। 5th मंथ जब स्टार्ट होता है,
5th मंथ की बात आपको याद रखनी है। पहली बार जो फीटस की मूवमेंट शो होती है, लगता है कि बच्चा पेट में घूम रहा है, वो 5वें महीने पे पता लगता है, 5वें महीने पे। इसके अलावा बॉडी में जो हेयर ग्रोथ होती है वो भी शुरू होती है बच्चों 5th मंथ में। सवाल बहुत बार 5वें मंथ से ही पूछा जाता है। 5th मंथ से बार बार सवाल पूछा जाता है कि कौन से मंथ में पहली बार फीटस की मूवमेंट शो होती है। आंसर इज, अरे बता दो, आंसर इज 5th मंथ। या हेयर ग्रोथ भी 5th मंथ में ही होती है। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा 2 महीने, 2 मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते, सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म होते होते जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से बालों से भर जाती है, मतलब बाल उस पर ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट कर जाती हैं और आई लैशेस भी बन चुके होते हैं, है ना। और बाय द एंड ऑफ 3rd ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद एक फुल्ली डेवलप बेबी बन के बाहर आता है। अब बच्चों ये बाहर कैसे आता है, ये बाहर जो जैसे आता है इसको पढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा वो होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यार दोस्तों लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं अपने लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।